हेलो एवरीवन, मैं नमित कुमारी आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। मोटिवेशन इज एन अर्ज विच इंड्यूसेस अस टू डू वर्क, यानी मोटिवेशन एक इनर फीलिंग है जो हमें काम करने के लिए उकसाती है। जितना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन लेवल होगा हम उतना ज़्यादा वर्क परफॉर्म करेंगे। बहुत सी स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी एबिलिटी का सिर्फ 60% ही यूज़ करता है, बाकी एनर्जी वो अपनी सेव करके रखता है। वो फालतू मेहनत नहीं करना चाहता। जब तक एक इंडिविजुअल को हम मोटिवेट नहीं करेंगे वो अपना फुल एक्सटेंट तक वर्क नहीं करता। मोटिवेशन क्या है, कैसे हम एम्प्लॉयज़ को या पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनाई गई थी। धीरे धीरे टाइम के साथ ये थ्योरीज डेवलप होती गई और इनका यूज़ होता गया, जिनमें से एक थ्योरी है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अब बात करते हैं हम व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की। ये थ्योरी मिस्टर विक्टर व्रूम ने दी थी और इनका ये मानना था कि हर एम्प्लॉय के अंदर काम करने के पूरे स्किल भी होती है, नॉलेज भी होती है, लेकिन उसमें मोटिवेशन नहीं होती। और कोई भी इंडिविजुअल ये जानता है कि कितना काम करने से कंपनी का गोल अचीव हो सकता है या उसका पर्सनल गोल अचीव हो सकता है, और वो सिर्फ उतना ही काम करता है। जैसे ही गोल अचीव हो जाता है वो पर्सन बैठ जाता है या अपने घर चला जाता है, एक्स्ट्रा लेबर नहीं करता। तो एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? एक्सपेक्ट करना, यानी हम हर एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एटलीस्ट इतना काम करे। लेकिन एक अच्छा मैनेजर वही है जो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर की पूरी काबिलियत का फ़ायदा उठा सके और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सके। आप इसका मीनिंग देख सकते हैं। दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू हिम पीपल विल बी मोटिवेटेड टू डू द थिंग्स टू अचीव सम गोल, यानी लोग काम करने के लिए मोटिवेट तो हैं और वो गोल्स अचीव भी करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही काम वो करते हैं जितना उन्हें एक्सपेक्ट है कि उनके करने से कंपनी का गोल अचीव हो जाएगा। यानी एक्स्ट्रा लेबर कोई एम्प्लॉय नहीं करना चाहता। और व्रूम का यही मानना था कि हमें एम्प्लॉयज़ के अंदर छुपी हुई काबिलियत को बाहर लाना है, उन्हें मोटिवेट करना है। मोटिवेशन इनके अकॉर्डिंग 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता था: वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी एंड इंस्ट्रूमेंटैलिटी। नाउ व्हाट आर दीज 3 वेरिएबल्स वी विल डिस्कस नाउ। वैलेंस क्या होता है? वैलेंस मीन्स आउटकम और रिजल्ट। किसी भी चीज़ का नतीजा जो होता है उसे हम वैलेंस कहते हैं। तो विक्टर व्रूम का ये मानना था कि हर इंसान किसी भी काम को करने के बाद उसके नतीजे की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव है या रिजल्ट उस एम्प्लॉय के फेवर में है तो वो एम्प्लॉय उस काम को बहुत अच्छे से करेगा, पूरा दिल जान लगा के काम करेगा। लेकिन अगर वर्क को करने से जो रिजल्ट आ रहा है उससे एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट नहीं है तो वो उस काम के प्रति अट्रैक्ट नहीं होता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ये बोल दिया जाए कि भाई ये एक ऐसा टारगेट है जो हमें 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है और जो एम्प्लॉय इसको कंप्लीट करेगा उसे हम प्रमोशन देंगे। अब क्या होगा, ये जो हम वर्क करवा रहे हैं इसका जो रिजल्ट है वो क्या है? प्रमोशन। और हर इंसान तरक्की तो चाहता ही है। तो अब एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन आ गई, वो अट्रैक्ट हो गए रिजल्ट के प्रति, यानी प्रमोशन के प्रति, और उस प्रमोशन को हासिल करने के लिए वो दिल जान से काम करेंगे, पूरी कैपेबिलिटी लगा देंगे उस प्रमोशन को पाने के लिए। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि इस काम को हमें 2 महीने में कंप्लीट करना है, बस सिंपल इतना, लेकिन इसके रिजल्ट से क्या होने वाला है ऐसा कुछ नहीं बताया गया, तो एम्प्लॉय इसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इससे एम्प्लॉय का तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो ज़्यादा मोटिवेट नहीं होगा और सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना उसे सौंपा गया है। एक्स्ट्रा लेबर वो नहीं करेगा क्योंकि उसको बदले में रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा। क्लियर हो गई बात? और उसे हम ज़ीरो वैलेंस भी कह सकते हैं क्योंकि वो उस काम के प्रति अट्रैक्ट नहीं है, वो है ज़ीरो वैलेंस। ठीक है, जब वो काम के प्रति अट्रैक्ट होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव वैलेंस। अब एक होता है नेगेटिव वैलेंस। नेगेटिव वैलेंस का मतलब क्या है कि अगर किसी वर्क को करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव है, यानी एम्प्लॉय के लिए सही नहीं है, एम्प्लॉय के लिए खतरा है, तो भी एम्प्लॉय काम करेगा।
उस खतरे से बचने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर ये बोल दिया जाए कि एक टारगेट है और 1 मंथ के अंदर जो पर्सन इस टारगेट को अचीव नहीं करेगा या तो उसे जॉब से निकाल देंगे या उसका डिमोशन कर देंगे। अब जो रिजल्ट है वो क्या है, एक तरह का डर पैदा कर रहा है कि जॉब चली जाएगी, डिमोशन हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी एम्प्लॉय पूरी दिलो जान से काम करेगा कि नहीं करेगा ना। तो यही चीज़ उन्होंने बोली थी कि हमें बैलेंस की तरफ ध्यान देना है कि जो रिजल्ट आएगा वो कैसा है, वो एम्प्लॉय के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालता है। नेगेटिव बैलेंस को हम -1 कहते हैं, इनडिफरेंट को हम 0 कहते हैं, यानी कि रिजल्ट के प्रति उसे कोई अट्रैक्टनेस नहीं है। और जब वो हाईली अट्रैक्ट होता है तो उसे हम पॉजिटिव बैलेंस या +1 कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेंसी, यानी कि हर पर्सन को पता होता है कि कितना वर्क करने से रिजल्ट मिल सकता है, तो वो उतना ही काम करेगा। तो अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो आपको अच्छा बैलेंस देना पड़ेगा। जब बैलेंस अच्छा होगा यानी कि रिजल्ट अच्छा होगा तो एम्प्लॉय उसको पाने के लिए काम भी अच्छा करेगा। ठीक है। थर्ड आता है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, यानी इंस्ट्रूमेंट। अब जो रिजल्ट आप हासिल करना चाहते हो उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आप किसी ना किसी चीज़ का इस्तेमाल करोगे और वही चीज़ इंस्ट्रूमेंट कहलाती है। लाइक अगर आपको प्रमोशन लेनी है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, है ना, और एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ेगा, दिन रात एक करके मेहनत करके गोल्स को अचीव करना पड़ेगा। तो जो आपका हार्ड वर्क और डिसिप्लिन है ये आपके हथियार हैं प्रमोशन पाने के लिए। ठीक है। तो हथियार जिसके ज़रिए आप अपने रिजल्ट को हासिल कर सकते हो उसे हम इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहते हैं। जैसा कि मैंने लिख भी रखा है, इट इम्प्लाइज व्हाट एक्ट एज अ मीन टू सिक्योर द आउटकम, मतलब जो रिजल्ट आप चाहते हो उसको पाने के लिए आपने कौन सा रास्ता अपनाया है उसे हम इंस्ट्रूमेंटैलिटी कहते हैं। जैसे कि हार्ड वर्क, ठीक है, प्रमोशन लेने के लिए अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट है। अब ये 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। 0 से 1 का मतलब कि जब आप बहुत मेहनत कर लेते हो, बहुत हार्डवर्क करते हो, सिंसियरिटी से काम करते हो, डिसिप्लिन से काम करते हो, वो होता है हाई प्रोबेबिलिटी। और अगर किसी चीज़ यानी रिजल्ट से बचने के लिए काम कर रहे हो तो वो होगा लो प्रोबेबिलिटी। क्योंकि अगर आप डिमोशन से बचना चाहते हो, जॉब ना जाए इससे बचना चाहते हो, तो फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो आप पहले कर रहे थे वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है। तो इसीलिए ये लो प्रोबेबिलिटी में चला जाता है। क्लियर हो गई ये तीनों चीज़ें। अब व्रूम का कहना था कि ये तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। देखो बीच में मल्टीप्लाई दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी इन सब को दुगना तिगना चौगुना बढ़ा दिया जाए तो इंसान का जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा और कंपनी के जो गोल्स हैं वो बहुत जल्दी अचीव हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे एक कंपनी इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकती है। फिर उसके बाद हम इसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि कंपनी में ये कैसे इम्प्लाई होता है, इसके क्या मेरिट्स हैं और क्या इसके क्रिटिसिज्म रहे, वो भी हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। There are 3 conditions which will be discussed one by one. फर्स्ट है लो एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एम्प्लॉय को ये क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा ही काम करने से कंपनी का गोल अचीव हो जाएगा। वो ज़्यादा वर्क एक्सपेक्ट करता ही नहीं है, उसे लगता ही नहीं कि उसे ज़्यादा काम करना चाहिए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वर्कर के अंदर स्किल नहीं है, उसे ये लगता है कि वो ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जितना आता है बस उतना ही काम करना सफिशेंट रहेगा। इस रीज़न को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके अंदर की स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लो इंस्ट्रूमेंटैलिटी, यानी कि ये ऐसा हथियार होता है ना जिसके ज़रिए हम अपना आउटकम हासिल करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय ज़्यादा हार्डवर्क क्यों नहीं कर रहा या ज़्यादा डिसिप्लिन क्यों नहीं है, क्योंकि जो रिज़ल्ट आप उसे दिखा रहे हैं वो उस रिज़ल्ट के प्रति अट्रैक्ट नहीं है, वो उसे हासिल करना ही नहीं चाहता और इसीलिए वो ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पर लो बैलेंस भी है और लो इंस्ट्रूमेंटैलिटी भी है। ठीक है। तो जो रिज़ल्ट उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो वो उस तक पहुँचने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन भी नहीं है। अब इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, रिज़ल्ट को अट्रैक्टिव बनाइए, यानी कि जैसा रिजल्ट एम्प्लॉय चाहता है, अगर उसे प्रमोशन चाहिए तो आप प्रमोशन दीजिए, बोनस कमीशन दीजिए, जॉब सिक्योरिटी दीजिए, जिससे कि वो काम करने के लिए ज़्यादा उत्सुक हो। नेक्स्ट आता है हमारा लो बैलेंस, यानी कि आउटकम। आप जो रिज़ल्ट उसे दिखा रहे हैं, जो सपना उसे दिखा रहे हैं वो बहुत लो है, एम्प्लॉय उसके प्रति अट्रैक्ट नहीं है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। सपोज़ आप कह रहे हैं कि मैं प्रमोशन दे दूँगा,
मगर एक एम्प्लॉय जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे की नीड है ही नहीं, वो तो अमीर रिच फैमिली को बिलोंग करता है और प्रमोशन या बोनस कमीशन उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, तो ऐसी कंडीशन में वो मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसे बोनस कमीशन या प्रमोशन का लालच देंगे तो वो ऑब्वियसली अच्छा काम करेगा। तो हमें क्या करना है, रिजल्ट देना है वो जो एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि इस थ्योरी का मेरिट क्या है, यानी अगर हम इस थ्योरी को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। फर्स्ट है फ्लेक्सिबल। ये मेथड फ्लेक्सिबल है क्योंकि हम यहाँ इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं और जैसा बिहेवियर हमें नजर आएगा हम उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनलाइजेशन। यहाँ पर एक पर्सन को फोकस किया जाता है कि एक एम्प्लॉय क्या चाहता है, हम फिर उसके अकॉर्डिंग ही उसे रिजल्ट देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही उसे मोटिवेट करेंगे और फिर वो हमें काम परफॉर्म करके देगा। नेक्स्ट है एनकरेजेस गोल सेटिंग। यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, उनका नेचर क्या है, स्किल्ड क्या है, उसके बाद हम अपने गोल्स सेट करते हैं और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा आउटकम उन्हें दिखाते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन इंडिविजुअल मोटिवेशन। यहाँ पर किसी ग्रुप या टीम को मोटिवेट करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंडिविजुअल को मोटिवेट करने की बात हो रही है। तो हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर हम उनको 1 बाय 1 मोटिवेट कर दें तो ऑब्वियसली वो सभी मिलकर जब काम करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। जैसे कहते हैं ना कि एक उंगली उतना अच्छा काम नहीं कर पाती जो एक मुट्ठी कर सकती है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव थ्योरी, यानी ये थ्योरी जो है ये दिमाग से सोचकर काम करती है। यहाँ फीलिंग्स या इमोशंस का कोई रोल नहीं है, यहाँ सोचा समझा जाल बुना गया है एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट, यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं कि वो क्या चाहता है, वो प्रमोशन चाहता है या वो रिकॉग्निशन चाहता है, कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी स्किल कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस होती हैं। लास्ट, एप्लीकेबल इन डिफरेंट सिचुएशन लाइक प्रमोशन एंड डिमोशन। ये सिंगल थ्योरी अलग अलग सिचुएशन में काम करती है। अगर प्रमोशन का लालच दे रहे हो तब भी एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, डिमोशन कह रहे हो तब भी डर के मारे वो मोटिवेट होगा और काम करेगा। तो ये एक ही थ्योरी हमें अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिजल्ट्स दे सकती है, ये इसकी खासियत है। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट टॉपिक पॉइंट की, प्रैक्टिकल मेथड। यानी ये मेथड जो है ये रियल लाइफ में बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अब जैसे मास्लो की थ्योरी है वो कहीं कहीं क्रिटिसाइज हुई है, बट ये थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब देखिए, कोई भी थ्योरी क्रिटिसिज्म के बिना तो कंप्लीट होती ही नहीं। जब भी कोई नई थ्योरी फिल्म, जैसे एक होता है ना, एक न्यू मूवी अगर आई है थिएटर्स में तो अगर उसकी तारीफ हो रही है तो क्रिटिसिज्म भी उतना ही होता है। सेम उसी तरीके से जब कोई थ्योरी आती है तो उसके क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत होते हैं। तो जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, इसके नुकसान बताए, वो क्या थे। फर्स्ट है लैक ऑफ एम्पिरिकल टेस्ट। यानी यहाँ ये जो थ्योरी बनाई गई है ये एक बस सोच समझ के दिमाग से बना ली गई है, इसका कोई लैब टेस्टिंग नहीं हुआ, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट, रॉन्ग अजम्पशन। यानी यहाँ पर जो अजम्पशन लेके गए हैं ना कि इंसान तो हर काम सोच समझ के ही करता है, ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि कई बार ह्यूमन बीइंग हर चीज़ सोच समझ के नहीं करता, कई बार फ्रेंडशिप में भी कर देता है, कई बार डर के मारे भी कर देता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंसान जो भी काम करेगा वो सोच समझ के ही करेगा कि हाँ भाई इस काम को करने से ये रिजल्ट आ रहा है तो मैं इतना काम करूँ, बाकी मैं नहीं करूँगा। ऐसा हर कंडीशन में नहीं होता, ऐसा इनके क्रिटिसाइजर्स ने कहा था। नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप ऑफ रिवॉर्ड। यहाँ पर जो रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं वो बहुत थोड़े दिए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा मोटिवेशन नहीं आती। नेक्स्ट, इग्नोर रोल ऑफ फीडबैक। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की बात हो रही है मगर एम्प्लॉय से किसी भी तरह का फीडबैक नहीं लिया जा रहा। ये नहीं जाना जाता कि भाई एम्प्लॉय एक्चुअल में क्या चाहता है, जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो वो एम्प्लॉय को खुश करता भी है कि नहीं। जब तक एम्प्लॉय की मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी वो कंपनी में अच्छे से काम नहीं करेगा। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी थी जो यहाँ नहीं है। देन डिफ़िकल्ट टू मेजर, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेजर नहीं कर सकते कि एक इंसान कितना बैलेंस है, कितना उसका इंस्ट्रूमेंट है, या फिर क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो खुश है नहीं है, ये चीज़ें आप मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इग्नोर रोल ऑफ इमोशन। यस, यहाँ पर इमोशंस की कोई बात नहीं हुई है, फीलिंग्स की कोई बात नहीं हुई है, जबकि कंपनी में एम्प्लॉयज़ कई बार इमोशन और फीलिंग्स की वजह से भी काम करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा क्लास में हर टीचर को परेशान करता है, सबकी नाक में दम करता है, होमवर्क नहीं करता, इनडिसिप्लिन करता है, लेकिन किसी एक टीचर की क्लास में वो बहुत शांत बैठता है,
उनका होमवर्क भी करके आता है, वो टीचर उसकी फेवरेट भी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि माना कि वो बच्चा नॉटी है, इनडिसिप्लिन्ड है, लेकिन उसका इमोशन उस पर्टिकुलर टीचर से जुड़ा हुआ है और इमोशनली अटैच होने की वजह से वो उस टीचर को पसंद करता है। इसी वजह से वो उनका सारा काम भी करता है, वो क्लास में चुप भी रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ कंपनी में भी होती है कि अगर एक एम्प्लॉय का टीम लीडर उसको कह रहा है काम करो, लेकिन टीम लीडर से उसकी बनती नहीं है, उसे वो पसंद नहीं करता, तो आप चाहे कितना मर्जी कोशिश कर लो, वो वर्कर काम अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ इमोशंस और फीलिंग को इग्नोर कर दिया गया है, सिर्फ रिवॉर्ड्स की बात यहाँ की गई है। देन इंडिविजुअलिस्टिक, यानी ये सिर्फ इंडिविजुअल फोकस करता है, ग्रुप एक्टिविटी पे इसका कोई फोकस नहीं है। अब हमने थ्योरी पढ़ ली, समझ ली, उसके क्रिटिसिज्म भी देख लिए। अब हम ये देखते हैं कि इस थ्योरी को हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस फर्म इसका कैसे यूज कर सकती हैं। इम्प्लीकेशन फर्स्ट है लिंकिंग रिवॉर्ड टू परफॉर्मेंस। इन्होंने क्या किया, परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड के साथ जोड़ दिया। ये बोला कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा नहीं करेंगे तो ये पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है। सेकेंड, एम्फेसिस ऑन स्किल डेवलपमेंट, यानी यहाँ स्किल को डेवलपमेंट करने की बात की गई है, तो हम रियल लाइफ में भी ऐसा कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे सकते हैं और फिर वो स्किल्ड हो जाएंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम करेंगे तो रिवॉर्ड उन्हें मिलेगा। देन रिवॉर्ड शुड बी इक्विटेबल, यानी रिवॉर्ड जो है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मेरा फेवरेट एम्प्लॉई है मैं उसको ज़्यादा रिवॉर्ड दे दूं और जिससे मेरी बनती नहीं है मैं उसको कम रिवॉर्ड दूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देन हेल्प्स इन गोल सेटिंग, यानी कंपनी के क्या गोल्स होने चाहिए, इसको हेल्प करता है हमारा ये थ्योरी, क्योंकि हमें ये थ्योरी बताती है कि एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स मोल्ड कर सकते हैं। देन फोकस ऑन पे ऑफर, यानी यहाँ पर पेमेंट्स के ऊपर भी फोकस किया गया है कि क्या पेमेंट करनी है, कैसे करनी है, कितना बोनस देना है, इन चीज़ों का भी यहाँ इम्पोर्टेंस है। लास्ट, मैनेजर शुड डिज़ाइन जॉब फॉर परफॉर्मेंस कीपिंग इन व्यू डिफरेंट सिचुएशन। एक एम्प्लॉय को काम देते समय मैनेजर को ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन चल रही है। जैसी सिचुएशन होगी एम्प्लॉय से वैसा ही काम करवाइए। अगर वो कामचोर है तो उसे डरा धमका के काम कराइए। अगर वो बहुत स्किल्ड है, अच्छे से काम कर सकता है, तो उसको मोटिवेशन से करवाइए। कुछ लोग हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं तो उसको पैसे का लालच दे के काम करवाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिकॉग्निशन चाहते हैं, प्रेज चाहते हैं, उनको उस तरीके से काम करवाइए। तो हमें अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट जॉब ऑफर्स सोचने चाहिए ताकि हम काम अच्छे से करवा सकें, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकें। तो इसी के साथ हमारी ये थ्योरी समाप्त होती है, यानी दी एंड। थ्योरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।